हम लोग ने समझा था सेट क्या होता है ना, सेट का मीनिंग क्या होता है ना, और सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, और सेट को कितने तरीके से हम रिटर्न कर सकते हैं। सेट को हम 2 तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला मेथड था वो रोस्टर मेथड था, या टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड बोलते थे। यहाँ तक की बात हम लोग ने कल के क्लास में समझ ली थी। एक बार हम थोड़ा सा 2 मिनट में आपको रिवाइज करना चाहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ अ सेट, तो आपको बोलना है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, है कि नहीं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है आपको मैंने बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट हों वो डिस्टिंक्ट हों प्लस डेफिनेट हों। अगर ऑब्जेक्ट कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट और डेफिनेट हैं तो वो वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड ना कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है ना, तो वही कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समझ गए। उसके बाद हमने आपको बताया था एलिमेंट ऑफ अ सेट ना, तो सेट जिससे बनता है वही एलिमेंट ऑफ अ सेट कहलाता था, है कि नहीं। जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, तो पार्टी एक सेट है। और किससे बनी, कार्यकर्ताओं से, तो कार्यकर्ता उसके क्या हुए, पार्टी के मेंबर हुए ना। वैसे ही आपका जो है सेट किससे बनता है, ऑब्जेक्ट से ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एलिमेंट ऑफ अ सेट कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट कहलाएंगे, मेंबर ऑफ अ सेट कहलाएंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने अगली बात समझी थी कि जो एलिमेंट होता है उसको हम कोई भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके सेट को यूजुअली कोई भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक की बात हम लोग ने समझ ली थी। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समझे थे कि सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम ही लिखा जाता है, समुच्चय में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है ना। और सेट को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट देख रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट देख रहे थे, जिसमें हमने रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड में सेट को किस तरह रिटर्न किया जाता है, वहाँ तक की चीज़ें हम लोग ने समझ ली थी। आज हम उसके सेकेंड वाले मेथड को समझने वाले हैं ना। सेट को रिटर्न करने का जो सेकेंड मेथड है, जो दूसरा तरीका है, उसको हम समझने वाले हैं। और वो तरीका क्या है, उस तरीके को हम बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं, निर्माण विधि या गुण विधि के नाम से जानते हैं। समुच्चय को लिखने की जो दूसरी विधि है उसे क्या बोला जाता है, निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, समुच्चय की लिखने की जो दूसरी विधि है उसका क्या नाम है, गुण या निर्माण विधि, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड ना। बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं ना, या प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, निर्माण रूप या गुण रूप में समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, आज के क्लास में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं ना। तो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि जैसे रिपीट में जैसे कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, सपोज इसको हमने सेट ए बोल दिया। क्या बोल दिया, सेट ए। तो इस सेट में देखिए 2 जो है बार बार रिपीट हुआ है और 1 भी बार बार रिपीट हुआ है। तो सेट में रिपीट एलिमेंट को हमने क्या कहा, 1 टाइम लिखना ही पर्याप्त होता है। तो अगर कभी भी सेट में इस तरह प्यारे बच्चों रिपीट हुआ रहे तो हम उसको एक ही बार रिटर्न करेंगे। तो हम अभी ये ऊपर वाला क्या था, सेट ए था, तो 2 1 लिख उठा, तब भी ये सेट ए ही रहेगा कि नहीं, तब भी वो सेट ए ही रहेगा। समझ गए। तो सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार काउंट होता है। जो कार्य करता है, कोई एक बार मेंबरशिप ले लिया है, बार बार लेने का मतलब तो एक ही व्यक्ति है ना। तो सेट में रिपीट एलिमेंट है कि नहीं, जैसे पार्टी में कोई एक व्यक्ति है, बार बार नामकरण कराए तो, लेकिन वो है तो एक ही है ना, तो एक ही तो काउंट किया जाएगा कि 10 बार जो है कार्यकर्ता की पर्ची कटाया है तो 10 व्यक्ति के बराबर हुआ है, वो एक ही व्यक्ति है ना।
तो ये मेंबर यहाँ पे ये 2 2 2 बार बार था, तो एक ही बार तो काउंट किया जाएगा पार्टी में, और 1 1 भी एक ही बार तो काउंट किया जाएगा। तो ऊपर सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऐसा रिटर्न कर देने पे भी तो ये सेट ए ही होगा। और दूसरी बात आप समझिए, ये बात तो समझ में आ ही गया क्या, कि सेट में रिपीट एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। और अब अगली बात क्या समझेंगे, सेट को हम किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं, सेट को हम किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं। जैसे ये 2 1 है ना, सेट को हम 1 2 आर्डर में भी लिख दें, तो अभी ये अगर ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी भी तो ये सेट ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, सही है ना। अभी ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसा हो जाने के बाद भी ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, क्लियर है बात। तो सेट को कोई भी आर्डर में रिटर्न करने पर सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेट को कोई भी आर्डर पर लिखने पर सेट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब सेट में आर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, आर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में आर्डर का महत्व नहीं होता है, सेट में आर्डर का महत्व नहीं होता है। अभी ये 2 1 था, तब भी ए को रिप्रेजेंट किया, जब हमने 1 2 लिख दिया तो भी वो ए को ही रिप्रेजेंट करा कि नहीं, बताओ। जैसे ये देखो, ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई सेट है जो यस के इक्वल है, ठीक है, ए सी बी है भी इसके मेंबर्स। अब यही को हम अगर अपने ए बी सी वाले ऑर्डर में कर दें, क्रम में कर दें, तब भी तो ये सेट यस ही रहेगा। तो आर्डर मैटर कर रहा है नहीं, आर्डर सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, आर्डर इम्पॉर्टेंस नहीं होता है। कोई भी आर्डर में आप रिटर्न कर सकते हैं, वो उसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसको वो पहले रिप्रेजेंट कर रहा था, समझ में आए। तो आपने 2 बातें समझी कि सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम लिखा जाता है और सेट में आर्डर का इम्पॉर्टेंस नहीं होती है, मतलब सेट में आर्डर का महत्व नहीं होता है, कोई भी आर्डर में रिटर्न करा जा सकता है। वो जो पहले सेट को रिप्रेजेंट करता रहेगा, बाद में ही उसी को सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे रवि, ठीक है, रवि और हरकेश किसी पार्टी के मेंबर हैं, सपोज बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, है कि नहीं। अब हरकेश और रवि कहें तब भी तो इसी पार्टी के में मतलब रहेंगे ना, मतलब इसी पार्टी में ही रहेंगे कि हो गया, आगे पीछे तो होता ही रहता है ना। रवि हरकेश हैं तो भी बीजेपी में हैं, और हरकेश रवि हो जाएंगे तो भी, तो आर्डर का कोई महत्व है ना, तो वो तो एक ही आर्डर को, मतलब एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात ना। तो यहाँ तक बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको नोट बताने वाला हूँ। क्या नोट बताने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कल की क्लास में। एलिमेंट क्या बता दिया था, एलिमेंट, और इधर मैंने सेट बताया था। मैंने कहा था एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एलिमेंट को किसमें, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े अक्षर से, है ना। सेट को बड़े अक्षर से और उसके एलिमेंट को छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि जैसे ये बोला जाए कि कोई अवयव x, ठीक है ना, एनी एलिमेंट ऑफ x इज़ द सेट ऑफ, देखो ऐसे आप बोलो, कोई एलिमेंट x, कोई अवयव, ऐसे बोला जाएगा, कोई अवयव x समुच्चय A में है, समुच्चय A में है, ठीक है। कोई अवयव x समुच्चय A में है, कोई एलिमेंट x सेट A में है ना। तो इसका क्या मतलब है, सिम्बॉलिकली x बिलोंग्स टू A है, ठीक है, x बिलोंग्स टू A। आप ऐसे समझो जैसे ये सेट A है, सेट A है 1 2 3, क्या है, सेट A 1 2 3 है। तो 1 2 3 ये क्या हुए सेट के, 1 2 3 इस सेट के क्या हुए एलिमेंट। तो ये जो 1 है, 1 A से बिलोंग करेगा कि नहीं भाई। अगर
सेट ए का एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेगा ही। ये सेट ए का मेंबर है ना 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी और 3 बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू ए रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो जो एलिमेंट सेट में होगा, बात समझिएगा, जो एलिमेंट सेट में होता है वो सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 बिलोंग्स टू ए लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो 1 है सेट ए में है ना। जब ऐसे आप सेट रिटर्न करोगे तो एक मेंबर ये रहेगा, तो 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्लियर है। पर आया हम पूरा सेट पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है नहीं क्लियर हो पाता है कि 1 बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है। 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये जो 1 है ए का मेंबर है ना। अगर सेट ए रिटर्न करा गया होगा तो उसमें ये रहा होगा, इसलिए उससे बिलोंग कर रहा है ना। या आप ऐसे समझिए, जैसे कोई भी एक पार्टी है, बीजेपी पार्टी, ये सेट है ना, और इसमें रविशंकर जी हैं, है कि नहीं, अपने योगी महाराज जी हैं, है ना, और अमित शाह जी हैं। तो ये बीजेपी पार्टी के क्या हैं, ये रविशंकर जी, योगी महाराज जी और अमित शाह, ये सब क्या हैं, इसके मेंबर हैं ना, समझ रहे हैं ना, पार्टी के ये सदस्य हैं, है कि नहीं। तो ये रविशंकर जी भी इससे बिलोंग करेंगे कि नहीं, और ये साहब भी इससे बिलोंग करेंगे ना, और ये साहब भी बिलोंग करेंगे कि नहीं, बताइए। अब यहीं में हम अगर श्री मायावती जी को ला लें ना, अगर यहाँ पे ऐसे छोड़ो, हम कहें मायावती, तो मायावती इनसे बिलोंग करेंगी नहीं, इनकी पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगी, क्यों, ये इनकी मेंबर थोड़ी हैं, नहीं है ना। तो जो मेंबरशिप लिया है वो उससे बिलोंग करेगा, जो नहीं लिया वो उससे बिलोंग नहीं करेगा, है कि नहीं। तो कोई उसका मेंबर है तो उससे बिलोंग करेगा, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा, समझ गए ना, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाएगा। बिलोंग्स टू क्या पढ़ा जाएगा, बिलोंग्स टू। और ऐसे अगर लिख दिया जाएगा तो डज नॉट बिलोंग टू पढ़ा जाएगा। क्या, डज नॉट बिलोंग टू, हाँ, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। मायावती डज नॉट बिलोंग टू बीजेपी पार्टी। समझ में आया बात। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि कोई एलिमेंट किसी में है तो इसको आप सिंबॉलिकली रिटर्न कैसे कर सकते हो ना, ऐसे रिटर्न कर सकते हो ना। यहाँ पे स्टेटमेंट पे फोकस करिए आप, ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आए ही, है ना। यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट, कोई अवयव x समुच्चय ए में है, तो ये अवयव है जो किस में है, ए में है, तो मतलब इसमें बिलोंग करेगा ना। तो इस बात को ऐसे लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ना, कोई अवयव ना, कोई अवयव माना, कोई अवयव x और y ना, अवयव x और y समुच्चय में है, अवयव x और y समुच्चय ए में है, तो क्या होगा, x कामा y बिलोंग्स टू क्या करेगा, ए करेगा। ये दोनों को साथ में ऐसे, भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है एक ही मेंबर्स हों, एक से अधिक भी मेंबर्स हो सकते हैं। जब एक से अधिक मेंबर्स रहेंगे तो भी आप एक साथ ऐसे बिलोंग करा सकते हैं ना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट कर देंगे, रहने पे बिलोंग करा देंगे, नहीं रहने पे डज नॉट करा देंगे। बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उससे बिलोंग करेगा, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 लोग बिलोंग करेंगे, 4 एलिमेंट है 4। समझ गए, ये आपको समझ में आया कि कोई एलिमेंट किसी में सेट में होता है तो वो उससे बिलोंग करता है। तो हमने ऐसे अगर आपको कहीं लिख दिया 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेट ए अगर करली ब्रैकेट करके रिटर्न किया गया रहा होगा तो उसमें ए 1 रहा होगा, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए लिखा गया है।
समझ गए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसको क्या कर देगा, इस चीज़ को अननोन कर देगा और लिख देगा 1 बिलोंग्स टू ए। तो यही में हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, यार इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो ये दिखेगा नहीं। लेकिन अब आपको ये आप फील करना पड़ेगा कि ये 1 इसमें रहा होगा तब ये लिखा गया है ना। ऐसे 3 बिलोंग्स टू ए भी लिखा गया है, मतलब 3 भी ए में रहा होगा ना। उसके बाद ऐसे 4 डज नॉट बिलोंग टू ए लिखा, तो इस 4 मतलब ए में नहीं रहा होगा, समझ गए। तो क्लियर है बात। अगर ये दोनों एलिमेंट थे एक साथ, आप ऐसे लिख सकते हो 1, 3 बिलोंग्स टू ए, समझ गए। अब यहाँ पे दूसरी बात हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बिलोंग्स टू में, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। ये जो बिलोंग्स टू यहाँ पे पढ़ते हैं एप्सिलॉन बोला जाता है, एप्सिलॉन ना, एप्सिलॉन ना, हाँ हाँ एप्सिलॉन, ये इस सिंबल को एप्सिलॉन का सिंबल भी बोलते हैं, ये बात भी जानते रहिए। लेकिन इन सेट बिलोंग्स टू बोला जाता है, सेट में समुच्चय में बिलोंग्स टू कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई होप आ गई होगी। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं अगला बात ये आपको बताने वाला हूँ, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का क्या है, राइट साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये बिलोंग्स टू का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। बताइए, ये बिलोंग्स टू का राइट हैंड साइड है और ये बिलोंग्स टू का लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर है। तो बिलोंग्स टू के ओके, बिलोंग्स टू के राइट साइड, किस साइड, राइट साइड हमेशा सेट होगा, क्या होगा, सेट होगा, और लेफ्ट साइड एलिमेंट होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, याद रहेगा। राइट साइड समझ रहे हो ना, जिधर 2.5 किलो का हाथ होता है उधर क्या होगा, सेट होगा, बोले तो समुच्चय होगा, और लेफ्ट साइड एलिमेंट अवयव होगा, सदस्य होगा, मेंबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एप्सिलॉन के राइट साइड सेट होगा, एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड क्या होगा, एलिमेंट होगा, क्लियर है बात ना। ये सब बातें आप ध्यान से सुन लीजिए, वैसे भी याद रहेंगी ना। बाकी वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा, जब भूलिएगा तब देखिएगा ना। उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आवश्यकता पड़ेगी तब आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन के इधर क्या होगा, सेट मतलब लेफ्ट मतलब राइट साइड है ना, और लेफ्ट साइड एलिमेंट होता है। ये बात भी क्लियर हो गई है। अब मैं सेट का हम लोग ने कौन सा मेथड देख लिया था, रोस्टर मेथड। सेट रिटेन करने का, सेट रिप्रेजेंट करने का हमने पहला वाला मेथड देख लिया था, ठीक है। रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड हम लोग ने देख लिया था। आज हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं, हाँ, समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। बिल्डर मेथड, इसे बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड ना, ध्यान दीजिएगा। बिल्डर मेथड को क्या बोलते हैं, निर्माण विधि ना, निर्माण विधि। और प्रॉपर्टी का मतलब जान ही रहे हैं, गुण ना, खाने वाला गुण मत समझ लीजिएगा, क्वालिटी वाला गुण समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक आया। ये समुच्चय लिखने की क्या है, सेकंड मेथड है, दूसरी विधि है, ठीक है। तो कल वाले मेथड में आपने देखा कि सेट को किस तरह लिखा जाता था, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता था, ठीक है। रोस्टर मेथड में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर चीज़ों को लिखा जाता था, और बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में आपको क्या किया जाएगा, सेट को, किसको, सेट को कॉमा लगाकर लिखा जाएगा, क्या लगाकर, कॉमा लगाकर। बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में सेट को कैसे लिखा जाएगा, कॉमा लगाकर, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स करके, यक्स सच दैट यक्स करके, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा,
किसके फॉर्म में लिखा जाएगा? सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा या लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाएगा। बात समझिए, ठीक है। बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में, निर्माण विधि या गुण विधि में सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और ये इतना करेंगे, यक्स सच दैट यक्स करके उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको क्या लिखेंगे आप? सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपको हम बोलें ये है AEIOU, ये है, ये कोई सेट है? यस। कोई सेट यस है कि नहीं? ये कोई सेट यस है, AEIOU है ना। इसको आपको बिल्डर मेथड में लिखना हुआ या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यक्स सच दैट यक्स करेंगे, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे कि AEIOU क्या है, तो पता चलेगा वावेल्स। तो एक्स सच दैट एक्स ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स, ऐसे कामा लगा के द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स, ठीक है। यक्स सच दैट यक्स, स्वरों का समूह या समुच्चय लिख देंगे, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है बच्चों? निर्माण विधि या गुण विधि, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। बिल्डर फॉर्म में इस तरह जो है सेटों को रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है। बताइए, समझ में आया? आपको अनदर एग्जाम्पल भी बताते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, 2 4 6 8 ना, ये है ना। तो ये मान लो सेट ए है। अब इसको आपको बिल्डर मेथड में लिखना हुआ तो यक्स सच दैट यक्स, कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स करेंगे ना। अब इसको आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है ना, तो आप यक्स सच दैट यक्स ना 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल सकते हैं हिंदी में। या दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का? तो कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n करें। इक्वल टू क्या करें? 2n, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, 2 के मल्टीपल में होती हैं ना, 2 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 चौकट, 2 के मल्टीप्लाई में होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करो? यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या करो? 5 करो या 5 से छोटी, सॉरी 4 या 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल n है किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। बिलोंग का मतलब समझ गए ना? ये जो n का मतलब नंबर, स्मॉल n का मतलब नंबर, जो नंबर है किस नंबर से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 54 डिग्री होते हैं। तो n की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 4 और 4 से कम लेना है। तो 4 और 4 से कम, लेकिन क्या लेना है? नेचुरल नंबर। 4 और 4 से कम नेचुरल नंबर, 4 3 2 1, यही तो हुए। तो जब आप 1 लोगे 2 1 2 और 2 लोगे 2 2 4, 3 लोगे 2 3 6 और 4, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि नहीं? तो इस तरीके से, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स करके इस तरह से करके लिखना बेटा क्या कहलाता है? निर्माण विधि या गुण विधि, बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है। समझ गए? एक अनदर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे ये है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, इसको आपको लिखना हुआ। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स, अब इसको आप रिटर्न करेंगे इक्वल टू ना 1/n लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देंगे। n बिलोंग्स टू क्या कर देंगे? n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर लेना शुरू करो। 1 लोगे सबसे पहले तो 1/1 1 आ जाएगा, 2 लो 1/2, 3 लोगे 1/3, 4 1/4 5, ऐसे एंड सो ऑन। सारे लिख दिए कि नहीं? बताओ। तो ये आपका बिल्डर मेथड है। समझ गए? गुण या निर्माण विधि। एक बात आपको यहाँ पे और जानना है, कब हम गुण या निर्माण विधि का प्रयोग करेंगे और कब हम रोस्टर विधि, तालिका विधि
या सूची विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब अवों की संख्या कम होगी, जब अवों की संख्या क्या होगी? कम, नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, 2 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। ठीक है, तब वहाँ पे हम रोस्टर मेथड को लिखना चाहेंगे, रोस्टर मेथड में उसको लिखना चाहेंगे। लेकिन अगर अवों की संख्या क्या है? अधिक है, ज़्यादा है, मोर देन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ना, एंड सो वन, इस तरीके से है, तब हम हमेशा यहाँ पे इस मेथड को यूज करना चाहेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो नोट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें रोस्टर मेथड का कब यूज करना है, समझ गए? रोस्टर मेथड या टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड का कब यूज करेंगे, समझ गए? जब अवों की संख्या कम होगी, अवों की कम हो, अवों की संख्या अगर कम है बच्चों, अवों की संख्या कम है, तो हम रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर क्या है, अवों की संख्या अधिक है, तो हम बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड का यूज करेंगे, अवों की संख्या अधिक होने पर। ठीक है, क्या होने पर? अधिक होने पर हम प्रॉपर्टी मेथड या बिल्डर मेथड का यूज करेंगे, और अवों की संख्या कम होने पर हम रोस्टर मेथड या, ठीक है ना, तालिका विधि या लिस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो ये आपके बेसिक थे, जो अब इससे आपकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना। और सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या है? टाइप्स ऑफ सेट है। क्या है? टाइप्स ऑफ सेट, जिसको हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट को ना। आज के क्लास में इतना ही। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।